नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। गुजरात में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 20 शहरों में बुधवार यानी कि आज आधी रात से 30 अप्रैल तक रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। गुजरात के लगभग सभी शहरों में अब कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। हाईकोर्ट के प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन लगाने के निर्देश के बाद शाम को कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत के अलावा गांधीनगर, जूनागढ़, जामनगर, भावनगर, आणंद, नडियाद, महसाणा, मोरबी, पाटन, गोधरा, दाहोद, भुज, गांधीधाम, भरूच, सुरेंद्रनगर और अमरेली में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। दरअसल इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। तो कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राज्य में लॉकडाउन की जरूरत है और इसे लेकर राज्य सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस भार्गव कारिया की पीठ ने राज्य सरकार को 3 से 4 दिन कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पर फैसले लेने के लिए निर्देश दिए थे। हालांकि लोग लॉकडाउन के नाम पर चिंतित हो गए थे। ऐसा जो कि पहली बार नहीं है, पहले भी मुख्य प्रधान विजय रूपाणी लोगों को आश्वासन दे चुके थे कि लॉकडाउन नहीं आएगा। अब आज की बात करें, देखा जाए तो गुजरात में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर आनंद, खेड़ा, दाहोद, जामनगर और जूनागढ़ के कुल 24 गांव और छोटे शहरों में स्वैच्छिक और आंशिक लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। तो प्रश्न यही होता है कि लॉकडाउन क्यों नहीं। तो बस यही हमारा आज का मुद्दा है और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं दिलीप गोहिल के जो राजनीतिक विश्लेषक है, और आपकी ओर से अभिजीत गतराज हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का सबसे पहले स्वागत है के न्यूज में। दिलीप जी, आपसे शुरुआत करते हैं। हमें देखा गया कि हाईकोर्ट ने जब टिप्पणी की, निर्देश दिए कि कहीं ना कहीं जो गुजरात में कोरोना है वो बेकाबू हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन या फिर 3 से 4 दिन कड़े नियमों के साथ कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता है। और उसके बाद देखा गया कि देर शाम विजय रूपाणी जी ने 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया। आपका क्या मानना है कि लॉकडाउन क्यों नहीं? ये लॉकडाउन बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। लोगों में बड़ा भारी गुस्सा है। जो छोटे जी व्यापारी है, जो रोज का रोज कमाते हैं, जो रोजमदार है, छोटे रेस्टोरेंट वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, जी उनकी हालत पहले से बहुत खराब है। उन पे सीधा असर पड़ता है। अभी गर्मी शुरू हो गई है, हम जानते हैं लोग रात को थोड़ा सा टहलने के लिए निकलते हैं। इनकी वजह से ये जो छोटे दुकानदार है, छोटे व्यापारी है, उनका थोड़ा बहुत बिजनेस होता है। जी तो अगर हम फिर से लॉकडाउन करेंगे तो उनको बहुत भारी भारी नुकसान होगा। वैसे भी उसको नुकसान तो हो ही रहा है। जो नाइट कर्फ्यू लगाया जी उनकी वजह से उनका नुकसान होने लगा है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। नाइट कर्फ्यू जो लगा है, इसके पीछे जी तो कोई भी लॉजिक नहीं है। दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि इसकी क्या लॉजिक है। जी लॉकडाउन को हम दो तरह से देख सकते हैं। शुरू में जब कोरोना आया तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाया था। हम जी नहीं जानते थे कोरोना कैसे आगे बढ़ेगा। दुनिया ने लगाया था तो हमने भी जी लॉकडाउन जी लगाया। हम बिल्कुल अनजान थे दुनिया का कोरोना से। सबसे जी स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन हमने लगाया। फिर क्या हुआ, जैसे ही अनलॉक हुआ तो पूरा मामला वहां का वहां आके खड़े रह गए। क्या हुआ, लोग, हम कह रहे हैं कि लोग ने अपनी सुरक्षा का नहीं सोचा, लेकिन मैं मानता हूं हमारे नेतागण या सबसे जी बड़े जिम्मेवार है। जो इरिस्पॉन्सिबल इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमारे नेतागण ने पूरे देश में दिखाया है और गुजरात में भी दिखाया है, जी उनकी वजह से आज जनता का हाल बुरा है। हमारे साथ आज आम आदमी पार्टी के भी जी प्रवक्ता है। हमने जी सोचा था आम आदमी पार्टी कुछ अलग करेगी, उन्होंने भी कुछ अलग नहीं किया। दिल्ली में देखो, दिल्ली में तीसरा राउंड चल रहा है, तीसरा वेव आया है, वहां जी कुछ प्रैक्टिकल नहीं हो पाया। यहाँ हमने सोचा कि सूरत में लोगों ने उनको इतना वोट दिया तो कुछ अलग करेंगे, नगर में कुछ अलग करेंगे, मोरवा हड़प की इलेक्शन के लिए कुछ अलग करेंगे, वो भी कुछ नहीं कर रहे। दो बाकी जो बड़ी पार्टी है उनके नेता तो हमारे साथ नहीं है, तो क्या कहे उनको। ये पूरी जी बेज जिम्मेवारी से उन लोगों ने क्राउड इकट्ठा किया और जी आज उनकी जी वजह से जनता का हाल बुरा है। ये जी जी कोई लॉजिकल नहीं। हमें हमें दुख ये बात का है जी कि हाईकोर्ट ने जो बात कही वो तो शासकों जी को समझनी चाहिए, जो सत्ता पे बैठे हैं। जी ये कॉमन जी सेंस की बात है, उनको जी ये
बात समझ नहीं आनी चाहिए थी कि ये बुरी हाल पर होगी। कई मामलों ये में पिछले स्टेडियम में हम बार इतने से लोग हम देखते इकट्ठा आए हैं कि करेंगे, कहीं ना कहीं हाल जरूरत होगी। पड़ती है सरकार को कि हाईकोर्ट कुछ बोले उसके बाद वो फैसला ले, चाहे बच्चों की फीस का मामला हो तब भी ले दे के सरकार हाईकोर्ट के ऊपर डिपेंड रह रही थी। हाईकोर्ट ने भी मतलब उस मामले में टकोर की थी कि आप सरकार हो, आप गवर्नमेंट हो, आपका ये मतलब कर्तव्य है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि अब हाईकोर्ट के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो डिपेंड हो गई है कि हाईकोर्ट बोलेंगे उस हिसाब से हम करेंगे काम। जी दिलीप जी। ये भी दुख की बात है। एक तो दो बात है कि ये हाईकोर्ट का काम नहीं है, तो सरकार का काम था, उनको समझना चाहिए था, हेल्थ डिपार्टमेंट का समझना था, उनको पता होना चाहिए थी कि हम भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। इलेक्शन करना है, लोकशाही में करो। हमारे पास आज सोशल मीडिया इतना बड़ा है, और जी वैसे वो आईटी सेल तो सभी लोग चलाते हैं, सभी बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियां आईटी सेल चलाते हैं, और गंदे गंदे अपने प्रचार करते हैं। तो वही तो उसका डिजिटल पॉजिटिव यूज करो प्रचार ना, क्यों नहीं? सोशल जी मीडिया पे अपना प्रचार करो। क्यों भीड़ इकट्ठी की? बिल्कुल। और जी दूसरी बात है, हाईकोर्ट ने जो किया ठीक है, हम हाईकोर्ट का वैसे सम्मान करते, लेकिन हमें दुख जी है कि यही न्यायमूर्तियों ने, यही हाईकोर्ट ने अगर ये नेताओं को सोशल वर्क के लिए रास्ते पे काम पे लगाया होता तो आज ये हालत नहीं होती। उन्होंने जी ये लॉकडाउन की वजह, उनको ये कहना चाहिए था हाईकोर्ट को कि पूरी स्थिति के लिए जिम्मेवार आज के हमारे नेतागण हैं, और नेतागण को कुछ सोशल करने के लिए उसको वो ऑर्डर देने की जरूरत थी। आज वो भी नहीं हुआ। वो अपेक्षा हमारी हाईकोर्ट के पास थी। जी जी। अभिजीत जी, आपका क्या कहना है? गुजरात में कोरोना के जो एक हद तक कहीं कंट्रोल में आ गया था ऐसा हमें लग रहा था, फिर उसके बाद चुनाव हुआ, चुनावी रैलियां निकाली गई। अहमदाबाद में बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मिला, उसका जश्न ऐसे मनाया गया मतलब जैसे कि हम पूरे वर्ल्ड को दिखा रहे कि नहीं हमारे पास स्टेडियम है, यानी लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। और उसके बाद जब मतलब कहीं ना कहीं जनता का रोष सामने आने लगा, मेडिकल एसोसिएशन भी बार बार चेतावनी देता आया है, दिवाली के टाइम पे भी उन्होंने दिया था, लेकिन सरकार बहुत लेट जगती है, जैसे अभी भी जगी है। लेकिन होता यह है कि कोरोना पहले वो कंट्रोल नहीं करते पूरी तरीके से, वो नियम जो है वो जो चला आ रहा है उसको कंट्रोल नहीं करते, और फिर बाद में इतने कड़े नियम आ जाते हैं कि जनता को भुगतना पड़ता है। क्या कहना है आपका? पहले तो जल्पा जी मैं आपको खूब खूब थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे आज इनवाइट किया, मेरे जो भी विचार हैं इस बारे में जी आपके न्यूज़ चैनल पे रखने के लिए। आज आज जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है, ना अहमदाबाद में ही नहीं, गुजरात राज्य में ही नहीं, पर पूरे देश में और विश्व में भी फिर से ये परिस्थिति का निर्माण हुआ है कि हमको री लॉकडाउन या फिर से लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ रहा है। जी उल्लेखनीय बात यह है कि जो 6 तारीख को एक पूरे मीडिया के अंदर एक ऐसी बात चल रही है कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। तो मैं पहले एक वकील होने के जी प्रोफेशन से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने भी 6 तारीख वाला जो डायलॉग हुआ था, एक कोई जी निर्देश नहीं हुआ है ये, माननीय चीफ जस्टिस जी ने माननीय एडवोकेट जनरल जी से एक राय मशवरा लिया है, एक उनसे पूछा है सजेशन। कि जी आज जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है राज्य में, आज इतने केसेस जो बढ़े हैं, आज आज के फिगर अगर मैं आपको बताऊं तो 3280 है गुजरात राज्य में। तो वो परिस्थिति में आज सरकार क्या स्टेप्स ले रही है, क्या अपने अपने क्या हम इस परिस्थिति को कैसे उसका मुकाबला करेंगे। तो उस बारे में एक एक डायलॉग हुआ है ऑनरेबल चीफ जस्टिस और एडवोकेट जनरल जी के बीच में, और उन्होंने जी सरकार का जो भी पक्ष है वो बहुत अच्छे तरीके से रखा है, और माननीय चीफ जस्टिस जी ने भी अपने विचार विमर्श उनको बताए हैं। और इसमें जी इसमें जिस तरीके से मैं दिलीप जी को सुन रहा था, और अभी रिसेंटली जो 7:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हेल्थ मिनिस्ट्री की हुई थी, मैं जी मेरे विचार में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अवश्य यहाँ पे बेदरकारियां हुई है, इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड सबका रहा है। मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है या वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल जी है। लापरवाही एब्सोल्युटली सबसे है। गवर्नमेंट जी रिस्पॉन्सिबल तो है ही, पर उसके साथ साथ हम जो नागरिक हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं बेदरकारियां करी हैं। जनवरी फरवरी में जो कोविड की परिस्थिति थी वो परिस्थिति बहुत हद तक कंट्रोल में आ गई, बट उसके बाद जिस तरीके से हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया,
कई जगहों पे मास्क नहीं पहने, और इस तरीके से जो नागरिकों ने बेदरकारियां करी है, उसके वजह से ये परिस्थिति का निर्माण हुआ है। और उसमें खाली सरकार नहीं, विपक्ष नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जी ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति में हमें एक गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि आज जो परिस्थिति हुई है, वो परिस्थिति को हम कैसे उसका सॉल्यूशन ढूंढें। आज हम आज 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 जो भी सरकार है वो पावर में है, उनके पास बहुत सारी मशीनरीज हैं, उनके पास बहुत सारा पावर है, वो बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं। तो हमें, मैं ये समझता हूँ कि कल क्या जी हुआ, एब्सोल्युटली पॉलिटिशियंस आर रिस्पॉन्सिबल, citizens are responsible, we have done irresponsibility up to an height, उसके वजह से आज इतने केसेस फिर से बढ़े हैं। बट अब क्या, व्हाट टुमारो? तो जी उसके वजह से ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक अपना सुझाव दिया था एडवोकेट जनरल जी को, कि आप एक, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूरा लॉकडाउन कर दीजिए जो मार्च 2020 में हुआ था, कि जी लोग भी उसमें बहुत अफेक्ट हुआ था उन लोगों को। तो जी उनका कहना ये था कि आप 3-4 दिन का एक लॉकडाउन लाइए, कि जिससे जिससे ये चेन जो है वो ब्रेक होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं तो इसके फेवर में हूँ कि आज आज जिस परिस्थिति का निर्माण हुआ है, जी हमको अभी समझ के एक एक मिनी लॉकडाउन के तरफ चलना चाहिए। घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आज जिस तरीके से आपने बताया कि नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम में जिस तरीके से मैच कंडक्ट हुआ, आज आज वो सारी चीजों में जो हमने जी बेदरकारियां करी है, वो बेदरकारियों का रिजल्ट है ये कि आज गुजरात के अंदर इतने केसेस जी बढ़े। और खाली कहीं ना कहीं सरकार भी राजनेताओं को सोई जिम हुई नजर आ रही थी, जैसे कि जब आ रही थी रोज बरोज के इतनी संख्या में टिकटें बेची गई, मतलब सरकार तब सो रही थी। मतलब लोगों ने टिकट खरीदी, लेकिन कब जब वो टिकट बेची गई। दिलीप जी, आपका क्या कहना एब्सोल्यूट है? जी नहीं नहीं, ये बिल्कुल, ये मैं मानता नहीं, ये जनता को दोष देना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। तीन तीन महीने से ज्यादा समय लोगों ने बहुत भारी नुकसान करके लोग सरकार की बात मानी थी। बहुत भारी नुकसान हो रहा जी था, फिर भी लोग अपने घर में रहे। बहुत सारी परेशानियां थी, फिर भी लोग अपने घर में रहे। अपने घर में बड़े लोगों को बड़ी बीमारियां थी, फिर भी वो घर पे रहे, क्योंकि जी कुछ अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही अनलॉक हुआ और जैसे उन्होंने देखा कि ये नेता लोग तो कुछ मान ही नहीं रहे, उनका तो कुछ अलग ही व्यवहार है, जी हमने यहाँ देखा। बाकी की बात जी छोड़ दीजिए, राज्यसभा का इलेक्शन जब हुआ, जी राज्यसभा का इलेक्शन 182 लोगों को करना है, 182 एमएलए को करना था। हमने विधानसभा में क्या देखा, वहां 1000 से ज्यादा लोग थे। बाकी लोग क्या कर रहे थे, कौन थे वो, क्यों आए थे वहां, किसके साथ आए थे, कौन एमएलए लेके आया था। इसमें फिर जब खत्म हो गया राज्यसभा का जी इलेक्शन, तो जी मुख्य प्रधान और बाकी सभी प्रधान लाइन में लग गए थे, खभे से खभा मिला के तस्वीरें ले रहे थे। इसकी वजह ये हुई, ये गलत मैसेज गया। ये जी गलत मैसेज गया लोगों जी के बीच के अब कुछ नहीं जी रहा है। जब इतने बड़े बड़े नेता एक साथ मिल रहे हैं, तो अभी कोई चिंता की बात नहीं है। ये भरत सिंह, कांग्रेस के नेता, सबसे बड़े नेता, जब वो अंबाजी गए थे, उनको जी पता था मेरा टेम्परेचर है, उसको पता था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने जी न कोई टेस्ट करवाया, न आइसोलेशन है। उन्होंने पूरी जी राज्यसभा की इलेक्शन खत्म की। तरह से भाजपा के वरिष्ठ नेता और दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दोनों ने जो व्यवहार दिखाया, उनसे गलत मैसेज लोगों में गया। तो जी बिल्कुल हम लोगों को नहीं कह सकते जी कि वो जी जिम्मेवार है। जी उन्होंने जी बहुत सहन किया जी पहले जी लो में, लेकिन ये जी हमारे सभी जी नेताओं ने पूरे देश में, सभी पार्टियां, जो प्रादेशिक पार्टियां जब अलग है, जहां कांग्रेस का शासन है, सभी जगह जी ऐसा व्यवहार दिखाया आज हमारे नेताओं ने कि गलत मैसेज गया कि कोरोना जैसा जी कोई नहीं। आप गांव में जाके जी पूछिए, छोटे गांव में जाके, वो कहते हैं कोरोना है ही नहीं। तो गलत बोलते हो, ये नेता गलत बोलते हो, और आप मीडिया भी गलत बोलते हो। आप नेता लोगों के साथ हो, आप मीडिया, आप फार्मा लोगों के, फार्मा कंपनी के साथ हो, आप नेताओं के साथ मिले हो, आप गलत बोलते हो। ये एक विश्वास का, ये विश्वास का जी संकट खड़ा हुआ हमारे नेताओं पर और हमारे मीडिया पर। जी इसलिए जी बहुत बड़ी दुर्घटना है, जी और जी जनता को इसके लिए कुछ भी हम जिम्मेवार नहीं कह सकते। जी
दिलीप जी, ये तो मानना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिशियन है, जिस तरीके से रैलियां निकाली जा रही थी, तब यानी लोगों को तो यही लग रहा था कि कोरोना शायद अब है ही नहीं, चला गया। यानी आप जो बोल रहे हो वो बात है कि लोगों तक गलत मैसेज दिया गया है। लेकिन अगर विजय रूपानी जी की बात करें, मुख्य प्रधान, उन्होंने तो ये मतलब जब वो देख रहे हैं कि मैच को भी रुकवा दिया गया, वो भी उन्होंने नहीं रुकाई, वो ट्वीट कर रहे हैं थैंक्स टू जय शाह। एक ये पूछना चाहती हूँ, क्या मुख्य प्रधान के पास इतनी मतलब पावर नहीं थी कि वो मतलब मैच बिना प्रेक्षक के करवा सके? क्या उनको जरूरत पड़ती है कि नहीं बीसीसीआई जो है वही डिसीजन ले? क्या स्टेट गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं थी? वो हम जानते हैं गुजरात में रिमोट कंट्रोल से शासन चल रहा है। दिल्ली में जो बैठे हाई कमांड बीजेपी का वो शासन चलाती है। यहाँ विजय रूपाणी तो रबर स्टैंप है, उनको कुछ नहीं करना है। उसको पोस्टमैन का काम भी नहीं करना है। ऊपर से हुक्म आता है, सीधा ब्यूरोक्रेसी के पास जाता है, जो माने जी हुए ब्यूरोक्रेट से उसके पास हुक्म जाता है और ब्यूरोक्रेट अपना काम करते। पूरी ब्यूरोक्रेसी गुजरात चला रही है। न तो इसमें सीएम को कोई पूछता है, न तो नितिन भाई पटेल जो आरोग्य के मिनिस्टर है उसको कोई जी पूछता है। अपने जो जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है लोगों के प्रति, नागरिकों के प्रति जिसकी कोई जिम्मेवारी जी नहीं है, ऐसी ब्यूरोक्रेसी आज गुजरात में काम चला रही है। इसकी वजह से ये हुआ। ये कितने विवश थे हमारे सीएम की, वो आभार व्यक्त करें किसी पैसे कमाने वाले इंस्टीट्यूशन जिसको जी सिर्फ पैसे में इंटरेस्ट है, वो जी डिसाइड करे मैच करेंगे या नहीं करेंगे। इतने विवश हमारे सीएम, बहुत दुख की बात है। जी। और दिलीप जी, जो हम हमारे सामने विधानसभा में आंक भी सामने आया था कि जो भी दंड उगराया गया, यानी कि जो भी दंड वसूला गया कोरोना की गाइडलाइन जो जनता ने नहीं फॉलो की, वो 1 अरब से ज्यादा है। तो क्या अभी इन लोग ने एएमटीएस बंद कर दी है, बीआरटीएस बंद कर दी है? अब जनता परेशान हो रही है, उनका खर्चा बढ़ गया है, क्योंकि कोई भी घर नहीं बैठने वाला, सबको रोटी खानी है, सबको घर चलाना है, सबके बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं उनका खर्चा बढ़ गया है। तो क्या ये जो सरकार ने 1 अरब से ज्यादा जो दंड वसूला था, क्या अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जनता के ही मतलब यूज में वो खर्च करे पैसे? अब देखिए, नियम बनाना है, बनाया है तो हमें थोड़ा घना फाइन लेना चाहिए, लेकिन उसमें भी एक ये जरूरी था कि थोड़ा सा वो कम हो रहता। अगर हाईकोर्ट ने कहा था 1,000 रुपया लिए, जी तो सरकार जा सकती थी, फिर से हाईकोर्ट में कह सकती थी कि इतने आज 1,000 रुपया नहीं कमाता, एक मजदूर आदमी है वो शाम तक 1,000 रुपया नहीं कमाता, तो वो कह जी सकती है। एक बात। दूसरी बात जो मैंने अभी वो बात कही, क्योंकि ये पूरे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो ब्यूरोक्रेसी ले रही है, वो ब्यूरोक्रेट्स ले रहे हैं, जिसका कोई लेना देना जनता के साथ नहीं है। उसको क्या जी लेना देना, उनका प्रमोशन हो जाएगा, उनकी सैलरी मिल जाएगी हर महीने, उनको कोई नागरिक पूछने नहीं जाएगा। आज जो पार्टी के नेताओं को छोड़ दो, लेकिन जो छोटे कार्यकर है, आप हो या बीजेपी जी हो या वो जो जनता के बीच रहते हैं, उनकी हालत जी खराब हो गई, क्योंकि उनका कोई मानता नहीं, उनको कोई पूछता नहीं। जो छोटे कार्यकर है सभी पार्टियों के, उनको लोगों का सुनना पड़ता है। ब्यूरोक्रेट जिसके साथ लोगों का कोई संपर्क नहीं है, ये सभी इलॉजिकल, इम्प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे, जी पहले से ले रही है, आज से नहीं। जब से जी ये कोरोना आया तब से हमने देखा कि पूरे भारत में सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की वजह, ब्यूरोक्रेसी के नजरिए से पूरा देखा गया। इसमें कहा भी कोई प्रैक्टिकल बात नहीं देखी। जी यहाँ गुजरात में जब एएमसी में चेंज किए गए ब्यूरोक्रेट्स, तो उन्होंने आके सीधा लगा दिया कर्फ्यू। और भी आप सोचो तो खरा, कर्फ्यू से होगा क्या? लेकिन आपको जी दिखाना है कि हमने कुछ काम किया, इसलिए आप कुछ डिसीजन ले रहे हो। मुझे लगता है अभी ये जिम्मेवारी ये है अभिजीत जैसे कार्यकरों की, वो अपने नेताओं जी पे अपने नेताओं को प्रेशर करे, बीच जाना मुश्किल हो रहा है। हमें प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। हमें जी प्रैक्टिकल बनकर ऐसे सोचना पड़ेगा कि जहां लोगों को नुकसान हो, उसका आरोग्य की सुरक्षा भी रहे, साथ साथ हमारी रोजी जी रोटी चलती रहे। हमें प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। ये एपिडेमिक एक्ट से काम नहीं चलेगा। ये दुनिया में जो चल रहा है, या डब्ल्यूएचओ जो जी गाइडलाइन दे रहा है, उनसे हम काम, वो गाइडलाइन उन्होंने अपने हिसाब से बनाई। हमारा देश अलग है। हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे व्यापारी है जो रोज का रोज कमाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, उनकी जी मुश्किल अलग है। हमें हमारी तरह से सोचना होगा। आज मतलब नबी, लेकिन कौन जी सोचे, कौन करे, क्योंकि पूरा जी जो जी। मामला है अगर हम खुद गुजरात से को लेकर आम दिल्ली तक, आदमी की ब्यूरोक्रेसी मतलब के जनता हाथ की में। तरफ से रख के सोचेंगे तो शायद हम सोच पाएंगे कि उनको कितनी तकलीफ होती होगी। जैसे कि एएमटीएस और बीआरटीएस बंद है, यानी कि जो सामान्य जनता है वो कहीं ना कहीं ट्रैवल के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ही उपयोग करती थी।
अभिजीत जी, आपका क्या कहना है कि कहीं ना कहीं आम जनता है उसी को पीसना पड़ता है? पहले सरकार बहुत बेफिक्र हो जाती है, चुनावी रैलियां निकाली जाती है, मैच खिलाई जाती है और भी सारे कार्यक्रम हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब जनता का मत उन्हें मिल जाता है, फिर सरकार कोरोना लेकर आ जाती है। जी मेरा ये मानना है कि पहली बात इसमें ये है कि हम जो अभी दौर से गुजर रहे हैं, ये कोई सामान्य दौर नहीं है। ये बहुत असामान्य परिस्थितियां हैं और ये सामान्य परिस्थितियों का कहीं ना कहीं निर्माण हुआ था पिछले साल। जो हमारी सरकार जो जो सरकार पावर में है, वो सरकार ने कुछ स्टेप्स नहीं लिए जो उन्हें लेने चाहिए थे। जी कई कारणवश उन 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 बेदरकारियों की वजह से ये परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। और हमने भी हमारी पार्टी में हमारे जितने भी नेता हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उसमें आप मीडिया के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि हमने भी एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल दिया था उनको कि आप आज आज अगर आम आदमी पार्टी की रैली अगर आप देखते हैं जितनी भी जगह पे चुनाव के दरमियान हुई थी, तब हमारा बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल था, हमारे लीडर का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क पहनना है और सैनिटाइजर करना है। बट जब जब ये रैलियां होती है, जब ये एक जुलूस निकलता है, एक पब्लिक का मैंडेट मिलता है, मैं जी मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात नहीं करूंगा, कोई जी। भी पार्टी हो, लेकिन तब एक ऐसा अभिजीत जी, एक माहौल, चीज समझ एक में नहीं आती, उत्साह, अगर आम आदमी एक की उत्साह शादी और हो एक माहौल तो ऐसा। उसको सिर्फ 200 लोगों को मतलब दी जाती है परमिशन, लेकिन अगर राजनीतिक रैली है तो फिर वो संख्या हजारों की हो तो चल जाता है, मतलब इतना भेदभाव क्यों? राजनीतिक रैली वो किसी भी में पार्टी का हो। कहीं ना 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 कहीं दूसरी बात ये राजनीतिक जी रैली में, जैसे आम आदमी नहीं नहीं पार्टी के दिलीप जी सीनियर प्लीज नेता डोंट आए, इंटरप्ट। दिलीप जी ये मेरे जो को आप राजपूत सुन आए और लीजिए सूरत प्लीज। आए, जी प्लीज दिलीप अभिजीत जी जी आपने भी मेरा मैंने चांस, भी कटी थी, मेरे को आप सुन आपने भी लीजिए। मेरी नहीं भी नहीं, कटी थी मैंने जब आपको राजपूत में इंटरप्ट नहीं आपके किया था, राजनीति प्लीज नेता आया डोंट और सूरत में इंटरप्ट। जब नो आपके नो नो राजनीति नो, नेता आए, दिस इज जलपा इतनी जी, दिस भीड़ इज इकट्ठी नॉट हुई द थी, कोई भी डेकोरम मेरे को ऑफ डिबेट। कंट्रोल नहीं जी, आज मैं अपनी हम अपने सुन लेते विचार हैं, हम रख रहा वन बाय हूँ। वन सबको सुनते हैं। जी हाँ, आप मेरे से आपने जब सवाल किया है तो मेरा आप विचार भी सुनिए। आज मैं दिलीप जी को बहुत पेशेंस से सुन रहा था। प्लीज डोंट नहीं नहीं, इंटरप्ट। हम जाएंगे, सभी को बोलने का मौका मैं मिलेगा। जी बोलिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आपने जो सवाल पूछा है, जी कहीं ना कहीं सारी पार्टियों से बेदरकारी हुई है। और जी ये है, मैं एडमिट करता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कहीं जी ना कहीं पॉलिटिकल जुलूस निकले हैं, पॉलिटिकल रैलियां हुई है, उसमें हर पार्टियों से बेदरकारियां हुई। हम ये नहीं जी कह रहे हैं कि हमसे गलती नहीं हुई है, बट अब ये है कि आज हमारी सरकार पावर में नहीं है। आज आज जो सरकार पावर में है, उनके पास मशीनरी है, उनके पास पावर है, उनके पास मैन पावर है, सब कुछ है। तो वो अपने तरीके से एक एक एक्टिविज्म और एक अपना डिसीजन रख सकती थी। आज जब जनवरी फरवरी में केसेस कम थे, तो तब से हमको एक एक डिसिप्लिन मैनर में चलना चाहिए था। आज जो आप बता रहे हैं ईएमटीएस बीआरटीएस बंद हो गई है, कॉमन मैन को, आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रही है कि रिक्शा वाले जो जी हैं वो अनाप शनाप पैसा ले रहे हैं। आज आज जो मजदूर वर्ग है, उनको अपने घर से अपनी मजदूरी के लिए जाने में बहुत तकलीफ है, बहुत कठिनाइयां हो रही जी है। ये हम समझ रहे हैं। पर आज जो जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां भी जिम्मेदार हैं, नेता भी जिम्मेदार है। और साथ साथ हम ये नहीं कह सकते कि कॉमन पब्लिक जिम्मेदार नहीं है। आज आज मैं ये सवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ। आज उनके रिप्रेजेंटेटिव को आपने ये डिबेट में इनवाइट नहीं किया है, कोई कारणवश, नहीं मुझे नहीं, नहीं पता हमने क्यों इनवाइट किया है, वो लोग नहीं आए हैं। हम इनवाइट नहीं सभी आए। पार्टी को तो करते हैं, वो हाँ, उनको कोई एग्जैक्टली जलपा फोर्सफुली जी, तो तो लाकर बिठा नहीं सकता। हम जी ये आज पूछना आज वो चाहेंगे जवाब आपके देने की माध्यम से, स्थिति में अगर नहीं है, वो ये कहाँ से चैनल आएंगे, अगर वो आज कोई जवाब जी देने की दिलीप जी। जी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। न तो बीजेपी है, न तो हाँ, कांग्रेस हो है। सकता है आप ये हम भी तो कारण हमारे हो। आप तो अपनी ही नई पार्टी है। तो वो आज आके क्या आज बताएंगे, उन्होंने उसके जो, लिए कुछ बताने की उनके पास नहीं। आज जाके पूछिए जो जिन्होंने उसको समर्थन दिया, आज उसके बीच वो कार्यक्रम नहीं जा पा रहे हैं। ये जी हालत है आज। जी, सही तो बात है, आज एक, बुलाते तो हम आज सभी को है, जलपा पर जी शायद ऐसी किसी के पास परिस्थिति का निर्माण हुआ है कि जवाब जो ना हो तो हम कोई क्या सबके कर सकता है। कंट्रोल में नहीं है। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि जान है तो जहान है।
तो हमें सबको बचना पड़ेगा ये परिस्थितियों में, जो भी स्टेप्स लेने हैं, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, वो आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को जी मैं ये अपील करता हूँ कि वो कोविड के सारे प्रोटोकॉलों का चुस्ती से पालन करें। हमें पता है कि सबके आज आज मैं भी एक वकील हूँ जी प्रोफेशन से। आज हमारी कोर्टें इतने इतने महीनों से बंद है। आज जी आज वकीलों को भी बहुत तकलीफ कठिनाइयां हो रही है। तो आज सारे वर्गों का ये प्रॉब्लम है। जी और हमें जी लगता है जी बट वैक्सीनेशन से और ये सारी स्थितियों से हम जल्दी ही इसमें से बाहर आएंगे और एक नॉर्मल सी की तरफ हम बढ़ेंगे, जी ऐसा मुझे लगता है। पॉजिटिविटी पॉजिटिव तो थॉट रखना ही पड़ेगा। दिलीप जी क्या कहना है आपका? सवाल मेरा ये भी था कि अगर 200 लोग हैं, आम आदमी अगर शादी कर रहा है तो सिर्फ 200 लोगों को बुलाएगा क्यों? उससे ज्यादा होंगे तो कोरोना फैल जाएगा। लेकिन राजनीतिक रैलियां निकली जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई और विजय रूपाणी जी के माने तो कोरोना रैलियों से फैला ही नहीं है। ये कैसी बात हो गई? हाँ, वही तो समझ में नहीं आ रहा ना यार। जब दुख की बात यही है कि ये जो जी लॉजिक लगा रहे हैं कि जो जहाँ जिस चुनाव में जिस राज्यों में चुनाव नहीं है वहां भी केस बढ़े हैं, तो आपका ये कहना है कि यहाँ गुजरात में जो भीड़ इकट्ठी होती है या तो पॉलिटिशियन की भीड़ इकट्ठी होती है उसमें से स्प्रेड नहीं होता? आप बता दो जी कि इसमें स्प्रेड बढ़ा, आप कह सकते हो ऐसा? ये बड़े दुख की बात है। लेकिन ये बाकी हम जो मतलब बात करें कि हमें ये जो लोग हैं जो समझदार है वो आज भी अपने तरह से सेफ रह के काम करते हैं। हमें यही जी देखना है कि इन लोगों को मत देखो, ये नेताओं को छोड़ो, अपना सोचो, अपने लिए सोचो, अपने अपने परिवार के लिए सोचो। अपने थोड़ा बहुत धंधे में जी नुकसान होगा, लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हमने पहले भी बताया था कि नेताओं का देख के या तो भीड़ देख के रैली देख के ये मत समझना कि चले गए, आप मत जाओ इस रैली में, आप अपना काम करो। और जी वैक्सीनेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, उसमें जिसको अलाउ है वो जाके अपना ले ले। यही कर सकते, क्योंकि हम ब्लेम करके क्या करेंगे? ब्लेम करेंगे और अपने दिल को मना लेंगे, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। हमें जी अपनी सुरक्षा जरूर करनी है जी और हमें अपनी वैक्सीनेशन जी अब वैक्सीनेशन आत्मनिर्भर बन जाना होगा दिलीप जी। बिल्कुल। जी जी। तो समय हो चला है दंगल देश का में अभी एक विराम का, और विराम के बाद हम फिर से इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। એટલે એવો રસ્તો જ્યાં શિક્ષણના વિકાસની ગાડી પૂરપાટ દોડે છે। એટલે જ તો મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાતનું શિક્ષણ ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। શાળાઓ હવે વધારે સુવિધાવાળી બનશે, જ્યાં ઉત્તમ શિક્ષણ સાથે મળશે પોષણ પણ। હવે રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટથી કોઈ બાળક વંચિત નહીં રહે। એસટી બસમાં મુસાફરી માટે મળશે કન્સેશન। માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના તમામ વિદ્યાર્થીઓને મળશે નિઃશુલ્ક પાઠ્યપુસ્તકો। કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ ટેબ્લેટથી કનેક્ટ થશે દુનિયા સાથે। અને હા, સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ વિકસાવવા માટે પહેલ કરનારું પહેલું રાજ્ય છે આપણું ગુજરાત। નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ગુજરાત ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ। SGVP, a true international school. The school provides all facilities like transportation, prayer hall, library, IT and multimedia center, science labs, conference hall, art and craft, music, study hall, 5-star hostel facility, dining hall and much more. NRI students from 20 countries of different continents are studying here. School provides all the sports activities like swimming, horse riding, cricket, basketball, volleyball, football, tennis, yoga, indoor and outdoor games. A perfect blend of science, sports and spirituality. Fusion of East and West. Affiliated boards. CISE New Delhi. Accreditation with CETA, SAC. Standards available from KG till 12th. Admissions open now.
वेलकम बैक। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि गुजरात में जो कोरोना बेकाबू हो गया है तो फिर लॉकडाउन क्यों नहीं। तो अभिजीत जी, आपका क्या कहना है? अभी हमारी जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि कहीं ना कहीं पीसना जनता को ही पड़ना पड़ता है, क्योंकि पहले भी देखा गया था कि पहले कोरोना आया, फिर कुछ हद तक रिकवरी हो चुकी थी, लेकिन फिर से आया तो फिर से कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू में बढ़ोतरी कर दी गई थी। फिर से कोरोना है वो कंट्रोल में आ गया, फिर ये चुनावी रैली आई और फिर कोरोना आ गया और अब नाइट कर्फ्यू है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम दूसरे लोगों की बात करें, खास करके जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, वो कहीं ना कहीं हालांकि उनको भुगतनी पड़ती है। जल्पा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो रोज डेली वेजेस के जो वर्कर हैं, जो सुबह निकलते हैं घर से, अपना काम करते हैं, दिन का कमाते हैं और खाते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये चीजों से प्रॉब्लम हो ही रही है। उसमें उसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं इसमें मेरा मेरा इसमें ये विचार है कि जी सिर्फ पॉलिटिकल रैलियों की वजह से कोरोना बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। आज आज हम ये भी देख रहे हैं कि 9 से 6 का कर्फ्यू था। 2 दिन पहले 6 तारीख को जो जो वार्तालाप हुई है चीफ जस्टिस और एडवोकेट जनरल के बीच, उसके पहले की अगर स्थितियां अगर हम देखें तो जी 9 से 6 का जो कर्फ्यू था वो मात्र पेपर पे था। आज आप जी 10:30 बजे भी बाहर निकलते थे तब कोई आपको पुलिसकर्मी उस कर्फ्यू को अमल में लाने के लिए कोई स्टेप्स नहीं ले रहे थे। आज जी 10-10 बजे तक जो खाने पीने की रेस्टोरेंटें थी वो जी। चालू थी। तो आज आज ये जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है वो सिर्फ पॉलिटिकल रैलियों की वजह से नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना पॉलिटिकल कहीं रैलियां, पॉलिटिकल बेफिक्री जो है पार्टी वो चलो देख ले तो मतलब लोग तो बेसिक बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कंट्रोल में नहीं, मतलब शायद प्रशासन या तंत्र कंट्रोल। है वो भी मतलब सिर्फ दे दिया है उन्होंने नाइट कर्फ्यू, अब जो हो देखा जाएगा। तो ये मतलब जल्पा कुछ जी यही बात जी है कि अभी 2-4 दिनों के पहले की जो परिस्थितियां थी उसमें नाइट कर्फ्यू में सब पेपर पे ही था। ये एक्चुअली अमल में नहीं हो रहा था। ये बहुत सारे टाइमों से ये कंप्लेन आ रही थी। जी और उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जस्टिस कारिया जी ने भी अपना विचार रखा है कि ये क्यों आप क्या कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जी आप पॉलिटिकल गैदरिंग्स की परमिशन क्यों दे रहे हैं। हमने ये बार बार देखा कि छोटे जो ग्राम्य इलाके थे उसमें बड़ी जी बड़ी शादियां हो रही है। तो उसमें उसमें जो पुलिस तंत्र है, जो वहाँ का नगर निगम है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां, सिर्फ नेताओं की वजह से ये नहीं हुआ है। पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल गैदरिंग्स कोई जी एक पार्टी ने नहीं करी है, वो एक कारण स्वरूप है। इट इज जी वन ऑफ द रीजन। जी। बट ये चलो सिर्फ मान उसका ले कि रीजन नहीं। चलो जो भी रीजन हो, कोरोना फैल चुका है, लेकिन अगर अंकों की बात करें तो आम आदमी पार्टी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हाल ही में। वहां पर भी बताया गया था कि ये अंकों को छुपाया जा रहा है, कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो खुद वहां पर शमशान में खड़े हुए थे और उन्होंने ही देखा था कि कितनी डेड बॉडी वहां पर सिर्फ 2 घंटे में आई गई, और आंकड़ा वो बहुत ही कम बताया गया पूरे 24 घंटे का गिने तो। और कहीं ना कहीं ये जो अंक भी आते हैं हमारे गवर्नमेंट के शाम को, वो अंक और अगर हम सान में जो रिपोर्टर हो उसकी बातों को सुनकर या हॉस्पिटल से जो हमें डेटा मिलता है वो कंपेयर करें तो कहीं भी मैच नहीं होता। यानी शायद लोग इसीलिए भी मतलब जागरूक नहीं हो रहे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, आग तो बहुत कम है। हम देखें कि कभी 24 घंटे में परसों देखा गया 15 लोगों ने जान गंवाई, यानी पूरे राज्य में। या अभी कल आया था कि 17 लोगों ने जान गंवाई। यानी कहीं ना कहीं अगर सरकार असली आंक जो बताएगी तो शायद जनता और जागरूक होगी कि नहीं, अभी सिचुएशन जो है वो बहुत ही डेंजरस है। जल्पा जी देखिए, आंक आंक जो भी नंबर्स हैं, आंकड़े हैं जिनका ये जो बहुत सारे मीडियम से ये बातें निकल कर आ रही हैं कि जो आंकड़े हैं वो उसको सप्रेस किया जा रहा है, वो सही से नहीं बताए जा रहे। बट इस चीज में मेरा ये मानना है कि आरोप जी प्रति आरोप करके इसमें कुछ नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल हमारे पास कोई तथ्य है।
हम जी तथ्यों के बिना पे कोई भी जी। आक्षेप प्रति एक्चुअली आक्षेप आम आदमी करके पार्टी की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, थी, वो उसमें भी ये आम स्पष्ट आदमी तौर पर पार्टी कहा की गया था। कॉन्फ्रेंस भी और हुई उन्होंने थी, ये भी उसमें बोला भी था कि कहा गया था। हमारे मतलब खड़े हुए थे आम आदमी पार्टी के नहीं, कार्यकर्ता, वो और जो उन्होंने ही स्थिति आप नोटिस किया। बता रहे हैं, वो स्थिति का कल सूरत में भी न्यूज़ मैंने भी फॉलो करी थी, सूरत में जी। भी और और न्यूज़ कई चैनलों सारे के माध्यम से वीडियोस ये भी भी मतलब पता सामने लगा आ रहे कि हैं। जी 3 घंटे के अंदर 14 लाशें मिली हैं, मतलब डेड बॉडीज आई है। और आज भी मेरे कई मित्रों ने मुझे जामनगर, राजकोट ऐसी सारी जगहों से बताया जी कि 24 घंटे में 29 डेथ हो गई है। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये प्रश्न है कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं, बट मैं ये जी मानता हूँ कि सरकार को इसमें अपना जो भी व्यू है वो पब्लिक में आके स्पष्ट करना चाहिए। जी जिस तरीके से मैं अभी शाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जी की, वो भी मैंने देखी। जी उसमें जी भी उन्होंने बताया कि हमने ऑडिट कमेटी रखी हुई है। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो जो भी प्रश्न आज आज हम सबके बीच में है कि आंकड़े सप्रेस हो रहे हैं, आंकड़ों को जी ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, उन चीज पे जी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से, अगर ये चैनल सरकार के कोई भी प्रतिनिधि देख रहे हैं, तो मैं उनको जी एक अपील करना चाहता हूँ कि आज ये जो परिस्थिति हुई है, ये जो सवाल है, वो सवाल को आप लोगों के मन से ये जो डिस्ट्रस्ट है उसको आप दूर करिए। आप एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या आपकी जो भी प्रतिक्रिया है इस पे रखिए और लोगों की ये जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करिए, तो जनता के बीच में जो माहौल है वो जी एक एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है, जनता भी जी बहुत अब अब जो है बहुत ही इसको गंभीरता से ले रही है। आज पहले जो परिस्थिति थी, जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जी के डोम में जो डॉक्टर्स थे, जो लोग टेस्ट कर रहे थे, वो फ्री बैठे रहते थे। पर आज अहमदाबाद के कोई भी डोम को आप ले लीजिए, यहाँ बड़ी बड़ी कतारें लग रही हैं। तो आज पीपल आर ऑल्सो वेरी मच एक्टिव, उनको भी बहुत एक्टिव लग रहा है कि नहीं, हमें जाना जी चाहिए, हमें टेस्ट करवाने चाहिए, टेस्ट करेंगे तो ही पता लगेगा क्या है। तो ये परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें बहुत ही चुस्त तरीके से अपना पक्ष रखना चाहिए और सारे स्टेप्स लेने चाहिए। जी। आपका ये जो नाइट कर्फ्यू है उसको लेकर क्या विचार है? क्योंकि कुछ तो मेमेस ऐसे भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मतलब ये जो आविष्कार है वो विजय रूपाणी जी ने किया है कि रात को कोरोना जो है वो आ जाता है और दिन को नहीं आता। मैं इसमें कोई व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा जी जल्पा जी। मेरा जी ये मानना है कि नाइट कर्फ्यू को 1 घंटे से ही बढ़ाया है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में आने से फैलती है। जी ये मतलब दोपहर को भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो मेरा जी तो स्पष्ट तरीके से ये मानना है कि, और ऐसा नहीं है कि गुजरात में ही ये परिस्थिति का निर्माण हुआ है। जी आप महाराष्ट्र के अगर केसेस देखें तो जी बॉम्बे में 2 दिन महाराष्ट्र पहले है, ग्यारह दिल्ली है, हजार केस आए पंजाब थे, है। जी पंजाब है। तो उन जी लोगों ने भी फिर से लॉकडाउन करने के बारे में सोचा है। तो नाइट कर्फ्यू में 1 घंटा बढ़ाने से मुझे नहीं लगता कि कोई हम बहुत बड़ा इसमें कोई इम्पैक्ट आएगा। ये मेरे हिसाब से ये मानना है कि हम सबको अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, काम के सिवा घर से बाहर न निकले। हमने रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि हम कितने समय से नहीं मिले हैं, चलो हम मिलते हैं। तो ऐसी जब 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 स्थितियां आती है तो हमें उसको बहुत जी अच्छे तरीके से कहना चाहिए कि नहीं, अभी कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है। जी पूरे लोगों, पूरी जनसंख्या को अभी वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और नहीं मिली है। तो हमें हमें पहले की तरीके से ही डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली नाइट कर्फ्यू के बारे में मैं आपके ये जी कहना चाह रहा हूँ जी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में 12 घंटों का कर्फ्यू लगा दिया है। जी और ये पहले किसी ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर, वर्क फ्रॉम होम तरीका लोगों को नहीं पता था। बट जी ड्यू टू कोरोना ये वर्क फ्रॉम होम एक नई आविष्कार हुई है कि लोग घर से काम कर पा रहे हैं। जी तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से
हाईकोर्ट को इसमें इंटरवीन होना पड़ा और बोलना पड़ा, ये बहुत ही दुखद है। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सबको घर में ही रहना चाहिए, जितना हो सके बिना जरूरी घर से बाहर ना निकले। आजकल काम भी घर से हो रहे हैं, आज जी दुनिया एक वर्चुअल तरीके में शिफ्ट हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि नाइट कर्फ्यू को 1 घंटे बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आज गुजरात में एक ऐसा परंपरा है कि जी समर के टाइम में लोग अपने काम धंधों से जब घर आते हैं तो फैमिली के साथ बाहर टहलने निकलते हैं, बाहर जी पानी गोला खाने जाते हैं। जी तो ये सारी चीजें ना हो। आज जो खानी पीनी बाजार है जो रात को जी लेट तक चालू जी रहती है, वो सारी चीजें ना हो और वहां से एक सुपर स्प्रेडर ना हो, इसलिए जी सरकार ने ये नाइट कर्फ्यू को लेके आए हैं कि भाई लोग घर से बाहर ना निकले, ऑफिस से 6 साढ़े 6 बजे छूट के सीधा अपने घर जाएं और अपने परिवार के साथ रहें। जी तो मेरे हिसाब से जी ये एक आइडिया आप है, जो ये बता एक रहे आइडिया हो जी, नितिन पटेल जी भी यही कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ये जो बात है चलो मान भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे जो रेस्टोरेंट या आपने जो बोला खाने पीने के जो बाजार है, यानी उनके जो मतलब बिजनेस है जो वो धंधा कर रहे हैं, उन लोग को तो काफी लॉस उठाना पड़ा है और उनकी तो मतलब जैसे कि रोजगार ही बंद हो गया है। यानी ऐसा है कि अगर यहाँ का सोचे तो यहाँ भी कुछ ना कुछ लॉस तो हो ही जाता है। कहीं ना कहीं जल्पा जी, मैं ये मानता हूँ कि हमें एक वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस। आज जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी भी लड़खड़ाई है, तो जी आज इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए साथ साथ हमें ये भी देखना है कि सरकार ये देख रही होगी, जो मुझे ऐसा मैं ऐसा मानता जी हूँ कि दे आर ट्राइंग टू स्ट्राइक अ बैलेंस, कि हम सडन लॉकडाउन नहीं लाए, हम एक लंबा लॉकडाउन नहीं लाए। हम ये जो इंडस्ट्री, और ये सिर्फ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात नहीं है, आज हर कोई वर्ग जो है, हर कोई प्रोफेशन है, हर कोई जी इंसान है, आज उसके सामने ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आ गया है कि मैं अपना धंधा रोजगार कैसे करूं, मैं अपनी आवक को कैसे मेंटेन रखूं, क्योंकि खर्चे लोगों के सामने उतने के उतने हैं। जी कोविड की वजह से अपने खर्चे कम नहीं हुए हैं। तो जी मेरा ये मानना है कि 8 बजे से, ऐसे भी अगर आप देखने जाए तो 11-12 बजे तक ही रेस्टोरेंट चालू रहते थे। तो 4 घंटे अगर रेस्टोरेंट को जल्दी बंद करने से पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एब्सोल्युटली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ा है, बट ऐसा जी नहीं है कि खाली वही इंडस्ट्री है जिसपे इम्पैक्ट पड़ा है। आज हर हर बिजनेस इसकी मार झेल रहा है। जी तो मेरे हिसाब से कि हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम जीवित रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम कमा पाएंगे, तभी हमारे कमाने पैसों का कोई मतलब रहेगा। हम सिर्फ कमाएंगे और अपनी स्वास्थ्य पे नहीं ध्यान देंगे, तो उससे वो कमाई का कोई मतलब नहीं बनेगा। जी अभिजीत जी, लास्ट सवाल मेरा यही होगा कि चलो ये मान लिया जाए कि लॉकडाउन जो है वो नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये शायद लोगों की जो रोजगार है उस पर असर करेगा, और हम इकोनॉमी की बात करें तो उस पर भी असर कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जब ये नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, 20 शहरों की बात करें, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कल ही बोला गया था कि मतलब आने वाले जो 30 दिन है वो काफी डेंजरस है भारत के लिए कोरोना को चलते। यानी ऐसा भी मतलब माना जा रहा है अभी कि शायद अगर और बढ़ोतरी हो तो फिर शायद कहीं ना कहीं सरकार 1 वीक या फिर 5 डेज का भी लॉकडाउन शायद ला सकती है। अभी भी ऐसी खबरें तो मिल ही रही है। हम केसेस की संख्या देखें तो अहमदाबाद के अंदर 3-4 गुना केसेस हो गए हैं। जी रोज 800-800 केसेस आ रहे हैं। गुजरात में 3280 केस, विच इज द हाईएस्ट, जो जो कोरोना के पीक टाइम में भी इतने जी केसेस नहीं आए थे, उतने केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसी परिस्थिति गंभीर होती है, क्योंकि अब हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिमिटेड है, जी हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सारी परिस्थितियों को जवाब देने में इतना सक्षम नहीं है। और ये हमने 2020 साल के अंदर देखा है कि जी कैसे डेथ्स हुए हैं हॉस्पिटलों में, किस तरीके से सारी परिस्थितियों का निर्माण हुआ था। तो मुझे ये लगता है कि अभी लॉकडाउन
अगर सरकार लाए तो उन्हें बहुत लंबा लॉकडाउन लाने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने भी जी खुद ये कहा है कि आप 3-4 दिन 5 दिन का लॉकडाउन लाइए, तो जिससे जी आप थोड़े दिन लॉकडाउन रखिए, उसके बाद फिर थोड़ा फ्री स्पेस दीजिए नागरिकों को, फिर थोड़े दिन लॉकडाउन लाइए, तो एक एक नया मॉडल, एक नया मैकेनिज्म जी मुझे लगता है कि सरकार को डेवलप करना पड़ेगा। एक नई विचारधारा लानी पड़ेगी जिससे हम ये परिस्थितियों से जल्द ही जल्द बाहर आए और एक एक कोविड फ्री इंडिया या कोविड फ्री गुजरात की तरफ हम आगे बढ़े, ऐसा मुझे लगता है। इसके साथ साथ जी ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार कई जगहों पे विफल हुई है, बट जी मेरा ये मानना है कि सरकार के साथ साथ हम नागरिकों को भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। हम जो रात को सैटरडे संडे बाहर निकलना, दोस्तों को मिलना, बड़ी गैदरिंग करना, जी होली के अंदर भी बहुत रेगुलेटेड तरीके से होली हुई थी, बट फिर भी होली में होली दहन हुआ था। तो कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मैं हर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट मेरा कहना ये है कि जितना हो सके हमें हमारा मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। जी और वो मतलब गवर्नमेंट एंड सिटीजन अगर हम साथ में मिलके चलेंगे, तभी जी हम ये परिस्थितियों से बाहर आ पाएंगे। जी अभिजीत जी, आप ये चर्चा में हमारे साथ जुड़े इसीलिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। जी, तो आज का हमारा मुद्दा था कि लॉकडाउन क्यों नहीं, यानी कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगाना चाहिए या फिर लॉकडाउन लगाया क्यों नहीं गया। ये दोनों मुद्दे हमने इधर दंगल देशका में लिए, लेकिन ये चीज तो माननी पड़ेगी जो हमने डिबेट में भी देखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ब्लेम तो जनता को ही आता है। चुनावी रैलियां निकाली गई, यानी वो जिस तरीके से रैलियां निकल रही थी, लोग बिना मास्क के दिख रहे थे। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं सभी पार्टी की बात कर रही हूँ। तो जिस तरीके से रैलियां निकाली गई, वो मैसेज तो पास ऑन लोगों को हुआ कि नहीं चलो, लगता है सब कुछ ठीक है, इतनी भारी मात्रा में लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, शायद कोरोना नहीं है। और फिर अचानक से जब चुनाव हो जाते हैं, चुनाव के नतीजे आ जाते हैं, फिर कोरोना का एक नया बम फट जाता है और फिर भुगतना पड़ता है जनता को। जैसे कि हम बात करें रात्रि मतलब ये जो कर्फ्यू लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू, उससे परेशान हो रहे हैं कि जिनका बिजनेस नाइट को था, यानी खाने पीने का गिन लो, हम रेस्टोरेंट गिन लो, कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें हो रही है। दूसरी दिक्कत ये कि एएमटीएस और बीआरटीएस बस की सेवाएं बंद कर दी गई। अब जो लोग जिनकी सैलरी काफी कम है, जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करते थे, जिससे उनके पैसे जो है वो बच सके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि घर के पास ही उनकी जॉब हो। कई जगह देखा जाता है कि उनको अप डाउन भी करना पड़ता है, दूर भी जाना पड़ता है। और इसकी वजह ये हुई कि कई लोगों की जॉब भी चली गई। क्यों? क्योंकि आने जाने का भाड़ा जो है वो उनकी सैलरी से ज्यादा हो जा रहा था। और ये जो मैं बात बता रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा फैक्ट है, तथ्य है इस बात में। अब प्रश्न ये होता है कि सरकार हमेशा पहले सोई रहती है, तंत्र भी हमेशा सोया रहता है, और फिर अचानक से जग जाते हैं और फिर डिसीजन ले लिया जाता है। और अब तो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हाईकोर्ट को जो है वो सुझाव देने पड़ता है, और उस सुझाव के बाद सरकार जो है वो उठती है। प्रश्न यही है कि जनता क्यों भुगते। अगर सरकार ने पहले ध्यान रखा होता, गवर्नमेंट ने चुनावी रैलियों के जब निकल रही थी तब ध्यान दिया होता, तब उसको कंट्रोल किया होता। ऐसे तो डिजिटल इंडिया की बात होती है, अगर डिजिटल चुनाव प्रचार किया होता तो शायद हम सोच सकते हैं कि इतनी खराब सिचुएशन नहीं होती। हाँ ठीक है, कोरोना कहीं से भी आ सकता है, लेकिन फिर भी इतनी खराब सिचुएशन हमारी नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो थोड़ा बहुत डर भी होता। लेकिन जब मैसेज जो है वो लोगों को गलत जाता है, तब कहीं ना कहीं दिक्कतें हो ही जाती है। अब बात करें जनता की, तो के न्यूज के माध्यम से मैं जनता को फिर से एक बार अपील करना चाहूंगी कि आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आप मास्क पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, और अगर जरूरी नहीं है तो घर के बाहर ना निकले।
आप किसी भी चुनावी रैली को मत देखिए या ऐसा मत सोचिए कि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम हुआ था, वहां पर तो कुछ 2 गज की दूरी का पालन नहीं दिख रहा, कई लोग जो है मास्क बिना नजर आ रहे हैं, तो हमको भी कोरोना नहीं लगेगा। आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज कि आप जो अभी अंक आ रहे हैं उस पर भी आप संपूर्ण नहीं डिपेंड रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोरोना इससे ज्यादा हो। कई लोगों को कोरोना हो लेकिन उनका टेस्ट नहीं हुआ हो, यानी रिपोर्ट नहीं आई हो। कई रिपोर्ट आई हो तो शायद कुछ गड़बड़ी हो गई हो जिसकी वजह से, या फिर जानबूझकर इसको छुपाया जा रहा हो। तो आपको, जनता को केयरफुल रहना ही होगा। और दूसरी चीज कि हमको जो बोला जा रहा था कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हमको घर पे रहना है और सुरक्षित रहना है। और हमारी जो जिम्मेदारी है हमें बखूबी निभानी है, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बन जाना है। आत्मनिर्भर इसीलिए बोलूंगी क्योंकि आपकी, यानी कि जनता की जो हेल्थ है उसकी फिक्र आपको ही करनी है। आप स्वस्थ रहे, आपके परिवार जो जन है उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। और रही बात इकोनॉमी की, तो हमें देखा ही गया है कि जब से कोरोना आया है तब से इकोनॉमी में कितना अप एंड डाउन हुआ है, ये हम सब ने देखा है। लेकिन फिर भी चलो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो कोरोना है, अभी नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया है 30 अप्रैल तक, अब कितना कोरोना कंट्रोल में आ जाता है। और एक बार जब कोरोना कंट्रोल में आ जाता है उसके बाद वो सरकार वो जो पिकअप रेट है वो मेंटेन करती है, या फिर वही होगा कि अभी तीसरी लहर आई है और फिर शायद चौथी ना आ जाए, उसका हमें ध्यान रखना होगा। और जैसे कि हम सभी सुनते आए हैं, आज भी हमने डिबेट में सुना कि कुछ भी हो जाए जिम्मेदार हमेशा जनता ही बनती है। तो आप भी जो है वो जागरूक बन जाइए। देखिए कहीं ना कहीं आपके सिर पर मटका ना फूट जाए कि कोरोना आपने फैलाया है। भले आपको मैसेज कहीं और से मिला हो, तो आपको ध्यान रखना है और आपको कोरोना की जो गाइडलाइन है वो फॉलो करना है। और सरकार के भी नीति नियम है, क्योंकि सरकार ने बनाए हैं, तो आपको फॉलो करने हैं। और आप खुद का ध्यान खुद रखिए। तो दंगल देश का में हमारे मुद्दे में आज बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार। આપણું ગુજરાત એટલે સ્વાસ્થ્ય સેવા